अच्छा जी, हमने कल परसों जो है वो डिस्कशन की थी, बात की थी वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के हवाले से। पहले उसकी पहचान करने का तरीका, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, उसमें स्टांस लेना होता है क्लियरली आपको। देन हमने ये डिस्कस किया था कि उसके आउटलाइन के अंदर आपने किस तरह से चलना है। ठीक है, आज जो बच्चों की असाइनमेंट्स आई थी मोस्टली उसमें जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे वही पॉइंट्स लिखे थे और उसमें कोई एडिशन नहीं किया था। थोड़ा सा आपने उसके अंदर एडिशन भी करना था। ठीक है, जो आपके असाइनमेंट्स हैं इंशाल्लाह कल या जो है वो मैं जैसे हम ये कल जब आज या कल जैसे आपकी लास्ट क्लास बनेगी ना इस वीक की, तो उसके बाद वो मैं एवोल्यूशन कर लूंगा उसकी, क्योंकि बड़ा हेक्टिक काम होता है एवोल्यूशन करना, तो वो फिर थोड़ा सा 1 या 2 दिन मिलता है मुझे, तो मैं उसमें जो है चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जब हमने वो ऐसे उसकी आउटलाइन बना ली है, ह्यूमन जेंडर इक्वलिटी पॉपुलर सॉरी जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, ये वाला ऐसे हमने लिया था। इसके ऊपर हमने जो है वो स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद आउटलाइन बनाई। अब हम बात करते हैं कि जब हमने आउटलाइन बना ली उसके बाद हमने क्या कोई इंट्रोडक्शन के अंदर कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कहाँ पे किस तरह से आएगी। उसके बाद कि जब हमने एंटी आर्गूमेंट वाले पैराग्राफ्स लिखने हैं तो वो किस तरह से लिखने हैं, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जब हमने इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली होगी, थोड़ी सी तब्दीली होगी। और वो कहाँ पे होगी मैं आपको गाइड करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम मैं आपको जो है एक सैंपल दिखाने लगा हूँ। टॉपिक है कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल, और ये एक आर्गुमेंटेटिव से है। इसके ऊपर जो है वो आप अगर देखें, इसको एनालाइज करें तो इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। इस पे कुछ लोग कह सकते हैं कि यस ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, कुछ लोग कह सकते हैं नो ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। यानी कि दो साइड्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर एंटी आर्गुमेंट आएगा। इसकी स्टेटमेंट बनाई हमने अनडाउटेडली, मैं ये स्टांस ले रहा हूँ। सपोज करते हैं ह्यूमन इन्वेंशंस दोज ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक हैव impacted on societies in adverse manners and done more harm than good, making studies move backward instead of progressing। यानी कि बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉपिक है वो सही है और मैं इसी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड, कि वो उसको जो है वो पीछे की तरफ लेके जाती हैं। अब ये मेरा स्टांस है। अब मैंने आउटलाइन बनाई उसके अकॉर्डिंग, ये जो मेरा स्टांस के मुताबिक। ठीक है, ये मैंने उसके जो आर्गूमेंट्स दिए 12-13। देन मैंने उसके ऊपर जो है वो एंटी आर्गूमेंट दिया आउटलाइन के अंदर, ये जो आपको कल मैंने बताया था। अब इसमें एंटी आर्गूमेंट क्या बनता है, लोग ये कहते हैं ह्यूमन इन्वेंशंस इंप्रूव ह्यूमन लाइफ एंड प्रिपेयर ह्यूमंस फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके अपोजिट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, एंटी आर्गूमेंट बन जाएगा। देन वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन है। अब चलते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या तब्दीली आती है। देखें, इंट्रोडक्शन का स्टाइल बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे आप स्टार्ट करते हैं जेनेरिक, जैसे अगर आपका जेंडर इक्वलिटी के ऊपर है ऐसे है तो उसके रेलिवेंट आपकी बात करें। ह्यूमन इन्वेंशंस के ऊपर कोई टॉपिक है, जिस सोसाइटी से मुतल्लिक टॉपिक है तो उससे मुतल्लिक आप जेनेरिक बात करेंगे। 1 या 2 सेंटेंसेस लिखने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक को रिपीट करेंगे। देन उसके बाद आउटलाइन के उसी तरह पॉइंट्स। अब थोड़ी सी तब्दीली आपने ये करनी है कि एंटी आर्गुमेंट वाला जो पॉइंट है वो मेंशन करना है बस आपने। अब कहाँ मेंशन करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको देखें, ये जो मैंने ये लो किया है, इसको अगर आप पढ़ें, पढ़ के देखें एक बार। However, critics believe that human inventions have also provided some useful and revolutionary products which have helped humans in one way or the other। दैट मीन्स कि जब आपने अपना स्टांस, जो आपका स्टांस है उससे आर्गूमेंट्स आपने पैराग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स हैं कार्ड डिस्प्ले करने होते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख दिए। 2-2 3-3 पॉइंट्स को कंबाइन करने के बाद आपने सेंटेंसेस बना दिए। उसके बाद आपने लास्ट पे जो कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना होता है, उससे पहले आपने जस्ट जो एंटी आर्गूमेंट का पैराग्राफ है उसको एक बार आपने मेंशन करना है। उसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मेंशन करना है। अब उसको मेंशन करने का, लिखने का स्टाइल ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, टोन है, वो इस तरह से हो कि आप नहीं कह रहे, कुछ और लोग कहते हैं। सम क्रिटिक्स बिलीव दैट, या another group of people, या another group school of thought believes that, या argues that, says that। ठीक है, is of the opinion, जिस तरह करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपने टोन का और लैंग्वेज का ख्याल रखना है कि ऐसा फील होना चाहिए कि ये आप नहीं कह रहे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, इसको एज एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसको चेंज करना चाहें, किसी और तरह से करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। बट ये ख्याल रखना है कि जब आप उसे लिख रहे होंगे तो ऐसा फील हो कि वो आप नहीं कह रहे, कोई और कह रहा है। ठीक है, ये आपने जस्ट मेंशन करना है उसका पॉइंट। उसके बाद आपने अगेन उसी तरह जो है कंक्लूड करना है और अपने पैराग्राफ्स को आपने स्टार्ट कर देना है। जब आप अपने पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, अगर हम आउटलाइन में जाएं वापस, तो ये आपके क्या है, जो आपका स्टांस है उससे रिलेवेंट पॉइंट्स पहले आ रहे हैं। अगर आपका एंटी आर्गुमेंट वाला आ रहा है वो भी कोई इशू नहीं है। अब आपका स्टांस क्योंकि पहले आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ्स लिखते जाएंगे। जब ये आप लिख लेंगे उसके बाद आपका जो है वो एंटी आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, उसको आपने समझना है।
अब ये वाला पैराग्राफ कैसे लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने चीजें बता दी हैं कि नो एंटी आर्गुमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, वन और टू काउंटर आर्गुमेंट्स इन आउटलाइन जैसे बताया था। मेंशन द सेम पॉइंट्स इन इंट्रोडक्शन, जो इससे अभी मैंने आपको गाइड किया उसके बारे। एंड लास्ट कवर इन देयर पैराग्राफ्स बट अगेन दे हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड विद योर ओन स्टांस थ्रू योर स्टेटमेंट। अब जो पैराग्राफ है जो आपने एंटी आर्गुमेंट दिया है ना, उसको आपने न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करना मतलब रिकाउंटर करना है अपने स्टांस के साथ। वो कैसे करते हैं मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये एक सैंपल है, छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ें। जहां से ये ग्रीन शो हो रहा है ना, सम मे आर्ग्यू दैट, जहां से लेकर ये इंटरेस्ट तक आप सब इसको पढ़ें, और जो बंदा पढ़ लेगा वो चैट में डन करता जाए। जी शाबाश, आप इसको पढ़ें और उसके बाद मुझे जो है वो आप जवाब दें। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर नहीं लगाना? जी बेलोल, एजाज का किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क की आप? पहले ये पढ़ लें, उसके बाद आपके सवाल की तरफ भी आते हैं। अच्छा, मैन हेडिंग क्या कह रहे हैं, चलें ये पढ़े, मैं उसकी तरफ आता हूँ फिर। सम में आर्ग्यू से आपने स्टार्ट करना है और इसको आपने जो है वो पढ़ना है इंटरेस्ट तक। ठीक है, जो लास्ट पैराग्राफ वो छोड़ देना है आपने। सिर्फ छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ें। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यही समझाना है आपको। उसको रिफ्यूट करना है, उसके पीछे हम जो लॉजिक है, रीजन है, वो भी बात करते हैं कि क्यों रिफ्यूट करना होता है उसको। यस बिल्कुल, एग्जैक्टली यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम अपने ऐसे में कैसे करेंगे। ये तो एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है ना, आपको मैंने सैंपल दिखाया है। ये बेसिकली मैंने ये लिया है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से, उसके अंदर ऐसे का सैंपल था, आर्गुमेंटेटिव ऐसे का। तो वहां से मैंने ये सैंपल मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आपने क्या करना है कि जब एंटी आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। नॉर्मली जो आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कि टॉपिक सेंटेंस होता है, उससे रिलेवेंट पॉइंट्स, देन आपने उसको एविडेंस देना है, फैक्ट्स है, डेटा वगैरह, और फिर आपने एंड के ऊपर से कंक्लूड करना होता है। लेकिन जो आपका एंटी आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा तब्दील होगा। उसके दो हिस्से हो जाएंगे। जो फर्स्ट हाफ है, जो पहला हाफ है उसका, उसके अंदर आपने जो एंटी आर्गुमेंट दूसरी साइड का है उनको पेश करना है। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि ह्यूमन इन्वेंशंस की वजह से सोसाइटी बैकवर्ड मूव नहीं करती बल्कि आगे जाती है, तो आप कहें कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की है वो उससे इंसान आगे गया है। अब जो है वो हमारे लेबर फोर्स को देख लें, उसके लिए बहुत सी आसानियाँ हैं। इवन इंसानों के लिए जो है वो आप घर बैठे क्लासें अटेंड कर सकते हैं, आप घर बैठे कारोबार कर सकते हैं। तो सोसाइटी में इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। अब आपने फर्स्ट हाफ के अंदर इस तरह की बातें करनी है, यानी कि जो दूसरी साइड है उनका आर्गुमेंट आपने पेश करना है। अब जो नेक्स्ट हाफ है उसमें आपने हॉइवर लगाना है। हॉइवर लगाने के बाद उसी को रिकाउंटर कर देना है। अब रिकाउंटर क्यों करना है? इसलिए कि आपका स्टांस उसके उलट था, यानी कि आपका स्टांस ये था कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव स्टडीज बैकवर्ड। लेकिन अगर आप एंटी आर्गुमेंट को अनएड्रेस छोड़ देते हैं, रिफ्यूट के बगैर छोड़ देते हैं, तो आप अपने ही स्टांस को गलत कर रहे हैं। आप अपने स्टांस के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो आपने बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसको रिजेक्ट करना है अपने स्टांस के साथ। और एंटी आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ जो है वो खत्म कहाँ पे होगा? आपके स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक पे खत्म होगा। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें, अब इसको हम पढ़ते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ऑल द प्रोग्रेस अचीव्ड सो फार हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू ह्यूमन इन्वेंशंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल ह्यूमन इन्वेंशंस हैव हेल्प्ड ह्यूमैनिटी रीच वेयर इट इज टुडे। फॉर इंस्टेंस दे से द इन्वेंशंस ऑफ व्हील, steam engine, aeroplane, computers, the internet, and smartphones have helped the world in various ways. They further believe that the modern digital era owes a lot to the human inventions. ठीक है, these inventions have improved pace and progress of
पेस इन प्रोग्रेस एंड हेल्प्ड अचीव इम्पॉसिबल। अब यहाँ तक हमने क्या किया कि उनका जो स्टांस है वो एंटी आर्गुमेंट को मेंशन किया। अब क्या करेंगे, हाउएवर लगाएंगे। अब हाउएवर लगाने के बाद हमने इसको रिकाउंटर करना है। इट इज हाउएवर इट इज ऑब्जर्व दैट ह्यूमन इन्वेंशंस हैव डन मोर हार्म देन गुड। दैट मीन्स कि अब आप उसको रिकाउंटर करना शुरू कर देते हैं, आप उसको गलत करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं कि उसकी बात ठीक नहीं है, बल्कि जो बात मैं कहता हूँ, जो मेरा स्टांस है वो ठीक है। These inventions, whether scientific or unscientific, have played havoc with human societies in the form of various threats. ठीक है, that is why it is summed up that human inventions have moved societies backward. That means कि आपने एंटी आर्गुमेंट का जो सेकंड हाफ है उसके अंदर अपना स्टांस के साथ, नए आर्गुमेंट के साथ आप इसको रिकाउंटर करेंगे और एंड करेंगे अपने स्टांस के ऊपर। अगर आप इसको रिकाउंटर नहीं करते, इसी तरह न्यूट्रलाइज नहीं करते, छोड़ देते हैं, तो आपका ऐसे डायरेक्ट फेल हो जाता है, क्योंकि आप अपने स्टांस के अगेंस्ट चले गए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात समझ आ गई है? इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लें आप लोग। यही वाला ऐसे मैं आपसे शेयर भी करूंगा आज, आपको सेंड भी करूंगा। ठीक है, हाँ, यस बिल्कुल, एजाज रिफ्यूट करना मस्ट है। अच्छा, जो हारिस ने सवाल पूछा है कि ये एक पैराग्राफ लिखना है या ज्यादा लिखने हैं। अब देखें हारिस, मैंने कल आपसे कहा था कि जब हम एंटी आर्गुमेंट के हेडिंग देखें, काउंटर आर्गुमेंट की हेडिंग देते हैं, तो उसके नीचे एक या दो पैराग्राफ लिखने हैं, मैक्सिमम एक या दो पॉइंट लिखने हैं। अगर आप एक पॉइंट लिखते हैं तो उसका एक पैराग्राफ बनेगा, दो पॉइंट लिखते हैं तो दो पैराग्राफ बनेंगे। अब देखें, अगर आप दो पैराग्राफ बनाते हैं तो दोनों के अंदर आपको रिकाउंटर करना पड़ेगा, और वो मुश्किल काम हो जाएगा, लंबा काम हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको एक पैराग्राफ करें, तो वो ठीक रहता है। सुहेल क्या करें कि रिफ्यूज इज नॉट डन विद, हाँ एविडेंस भी दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसके अंदर एक कोई ये बिल्कुल बड़ा सिंपल से लिखा हुआ है आपके सामने, जो सिंपल है ना, ये जो बड़ा सिंपल से आपको समझाने के लिए, आप इसके अंदर जो उनका एंटी आर्गुमेंट का है, काउंटर आर्गुमेंट है, उसको रिफ्यूट कर सकते हैं एक नए आर्गुमेंट के साथ भी अपनी तरफ से, जो आपके स्टांस के रेलिवेंट हो। उसके अंदर आप कोई अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई आपके पास कोई फैक्ट है वो दे सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि पैराग्राफ बहुत लंबा ना हो, ये आपने ख्याल रखना है उसके अंदर। सो थोड़ा समराइज करके रिफाइन करो, जैसे क्लियर हो जाए। या सर क्या ये कह रहे हैं कि मैं रिपीट करूं इस बात को, ये जो मैंने समझाया है आपको, या कुछ और कह रहे हैं? अच्छा अब्बास सर, इसका थीसिस पर थोड़ा फोकस करें फिर से। अच्छा, थीसिस पे जाते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। अच्छा, बच्चे ने किसी ने पूछा है कि ये आपने हेडिंग क्यों बनाई है? देखें, अभी बेसिक लेवल पे तो आप हैं तो आप करें। देखें, उसमें रीज़न ये है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने क्वेश्चन वाली हेडिंग नहीं बनानी, उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर बच्चे जब हेडिंग बनाते हैं क्वेश्चन टाइप, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की गलती कर जाते हैं, और वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। तो आपकी आउटलाइन में, आपकी हेडिंग में ग्रामर की गलती होना तो बड़ी अनएक्सेप्टेबल होती है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा जो फ्रेज है ना, बड़ा सेफ होता है। हाँ, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको कभी इशू नहीं होता, ग्रामर की गलतियां नहीं होती, तो आप चाहें तो बिल्कुल यूज करें, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है। अच्छा जी, टॉपिक हमारा ये है कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। ठीक है, मैंने ये स्टांस लिया है कि यस, ह्यूमन इन्वेंशंस, चाहे वो साइंटिफिक हैं, सोशल हैं, कल्चरल हैं, जिस तरह की भी हैं, वो सोसाइटी को बैकवर्ड मूव करती हैं। ये मेरा स्टांस है। इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है वो अपने स्टांस के रेलिवेंट आर्गूमेंट्स पेश किए। ये मैंने दो सेक्शन बना दिए, नंबर 3 हेडिंग और नंबर 4 हेडिंग। ये बेसिकली दोनों मेरे स्टांस को साबित कर रहे हैं। 8 पॉइंट यहाँ पर हैं और 4 पॉइंट ये हैं, 12 पॉइंट हैं। यानी कि 12 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मेरे स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं ये साबित करता हूँ कि यस, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। अब जब मैंने ये लिख दिया तो उसके बाद मैंने जाना है एंटी आर्गुमेंट के ऊपर। अब एंटी आर्गुमेंट क्या बनेगा? नो, ह्यूमन इन्वेंशंस डू नॉट मूव सोसाइटी बैकवर्ड, या ह्यूमन इन्वेंशंस हैव हेल्प्ड ह्यूमैनिटी इन वेरियस वेज। ठीक है ना? ये आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो एक एंटी आर्गुमेंट है, इसको दो बना सकते हैं। आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं कि ह्यूमन इन्वेंशन की वजह से जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है वो बहुत बड़ी है, वंडरफुल है या रिमार्केबल है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर, तो जितने आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो फिर आपको रिफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक या दो पॉइंट दे दें। ठीक है, एक पॉइंट दें वो भी काफी है, दो दें वो भी काफी है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट दे दिया एंटी आर्गुमेंट का, अब आपने इसके ऊपर पैराग्राफ करना है। जब पैराग्राफ करेंगे तो उसका ये है कि आप ट्रांजिशन सेंटेंस देंगे उसी तरह, जैसे यहाँ मैंने दिया, आफ्टर डिस्कसिंग हाउ ह्यूमन इन्वेंशंस आर मूविंग
स्टडीज बैकवर्ड, नो काउंटर आर्गुमेंट्स ऑफ क्रिटिक्स विल बी कंसिडर्ड। जी आपने ट्रांजिशन सेंटेंस दिया, उसके बाद आपने एंटी आर्गुमेंट का जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करना है। अब उसका स्टार्ट उसी तरह से होगा, टॉपिक सेंटेंस से। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट प्रोग्रेस अचीव्ड सो फार हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू ह्यूमन इन्वेंशंस, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसका जो पैराग्राफ होता है इसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट हाफ के अंदर आपने उनकी साइड को पेश करना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना है, ताकि आप उनके आर्गुमेंट प्रॉपरली लॉजिकली जो है वो भी प्रेजेंट कर सकें। अब जो सेकंड हाफ है उसमें आपने हाउएवर लगा देना है, बट लगा देना है, हाउएवर बेहतर है, हाउएवर लगाएं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिकाउंटर करना है, उसको न्यूट्रलाइज कर दें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो आप रिकाउंटर करने का तरीका है वो आप किसी नए आर्गुमेंट से भी कर सकते हैं, कोई अच्छी एग्जांपल है उससे भी कर सकते हैं, कोई डेटा है जो आपको लगता है जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू साबित हो जाए, आपने वो करना है। और इस पैराग्राफ का एंड आपने कहाँ पे करना है, अपने ही स्टांस के ऊपर करना है। और आपका स्टांस क्या था कि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड। अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़े तो यहाँ पे यही लग रहा है कि दैट इज व्हाई इट इज समड अप दैट ह्यूमन इन्वेंशंस हैव मूव्ड सोसाइटीज बैकवर्ड। ठीक है, तो आपने जब भी एंटी आर्गुमेंट का पैराग्राफ लिखना है तो उसके अंदर आपने उसको रिकाउंटर जरूर करना है और उसका एंड अपने स्टांस पे करना है। और अपना स्टांस अगर आप उसके अंदर अनएड्रेस छोड़ते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ देते हैं, खाली पैराग्राफ लिख दिया, और तो दैट मीन्स कि आपने अपने स्टांस के अगेंस्ट ही चले गए। और जब आप अपने स्टांस के अगेंस्ट जाते हैं ऐसे के अंदर, तो आप फिर जो है वो गेम से बाहर हो जाते हैं, आप फौरन फेल हो जाते हैं आप। बस ये थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर, बाकी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है इसके अंदर, ये आपने ख्याल रखना है। बाकी अगेन जो उसका कंक्लूजन है वो उसी तरह से आएगा, ठीक है ना, उसके अंदर स्ट्रक्चर सेम होगा जैसे मैंने आपको सिखाया, उसके अंदर कोई खास तब्दीली नहीं आती। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। जी, अब कोई सवाल किसी का है तो आप बता सकते हैं। गुड। थीसिस जेनेरिक होगी या स्पेसिफिक? हाँ बिल्कुल, जेनेरिक रखनी है आपने, जेनेरिक रखना बेहतर है। क्योंकि देखें ना, अगर आप स्पेसिफिक करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है वो सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं कर सकते स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप सारे मेंशन शुरू कर दें तो वो लंबी हो जाती है, और लंबी करने से बेहतर है कि आप जेनेरिक रखें, ताकि आप वो तमाम रेलिवेंट आइडियाज पॉइंट्स जो आपके स्टांस के साथ हैं उसको सपोर्ट करते हैं वो आप अपनी आउटलाइन के अंदर मेंशन कर सकें। अच्छा सर, एनी वेफर वर्ड भी एक पैराग्राफ? हाँ ये सवाल अच्छा किया है, मैंने इसके ऊपर बात करनी थी। अब वेफर वर्ड जो है वो एंटी आर्गुमेंट वाले एसे में या आर्गुमेंटेटिव एसे में देना है कि नहीं देना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा देखें, जो आम तौर पर ये अंडरस्टैंडिंग है टीचर्स की, ये है कि जो आर्गुमेंटेटिव एसे होता है एंटी आर्गुमेंट वाला, उसमें वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो इशू बेस्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, और आपने स्टांस लिया कि वाकई में ये मिथ है, तो मतलब ये है कि अभी तक जेंडर इक्वलिटी मौजूद है और इक्वलिटी नहीं आ सकी। अब देखें तो आप इस ऐसे के अंदर वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। कैसे देंगे कि आप ये कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी मौजूद नहीं है उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अक्सर टॉपिक्स ऐसे होते हैं, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं जो एंटी आर्गुमेंट वाले होते हैं, उसके अंदर वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। बट आपने टॉपिक को देखना है, उसको समझना है। अगर आपको लगता है और अगर आपको फील होता है कि उसके अंदर वे फॉरवर्ड की जरूरत है, तो आप एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब ये जो मैंने लिखा था इसके अंदर जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये मैंने जो है वैसे बनाया था, तो इसको मैंने बेसिकली जो मैंने बाद में लिखा था उसके अंदर मैंने इसको निकाल दिया। तो आपने इस वाले ऐसे के अंदर बनता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन इन्वेंशंस मूव स्टडी बैकवर्ड, इसके ऊपर हम क्या वे फॉरवर्ड देंगे, कुछ समझ नहीं आता। दैट मीन्स इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप जाएं जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, उसके ऊपर तो वो एक इश्यू बेस्ड टॉपिक है जिसके ऊपर जो है वो जेंडर इक्वलिटी आप अचीव करने के लिए कोई सोल्यूशन दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि इस तरह जेंडर इक्वलिटी को हम जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली टॉपिक को देखना है, और अगर आपको फील होता है कि ये इस टॉपिक के अंदर एंटी आर्गुमेंट वाले ऐसे में अगर वे फॉरवर्ड की जरूरत है तो आप उसमें जरूर दें एक या दो पैराग्राफ। अगर आपको लगता है कि इसमें जरूरत नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, आप उसको। ठीक हो गया? अच्छा जी सर, हेडिंग्स नहीं दें? हाँ जी सर, थीसिस पे क्या डिस्कशन करें बस? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। थीसिस के अंदर सिर्फ आपका स्टांस होगा। ये कल भी मैंने बहुत क्लियरली और परसों बताया था उस दिन कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है, थीसिस है, उसके अंदर सिर्फ आपका स्टांस होगा। जो आप स्टांस ले रहे हैं क्लियरली उसको बताना है आपने। ठीक है, इस तरह के हिस्से के अंदर। हाँ जी सर, जैसे प्रोज एंड कॉन्स आया था ग्लोबलाइजेशन का, तो उसमें आगे वाला फॉरवर्ड आप देखें ना कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहले तो सबसे पहले आपने वो स्टेप वन करना है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है।
अगर ये डिस्क्रिप्टिव है तो फिर उसके अंदर जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती एंटी आर्गूमेंट की। और अगर वो आर्गूमेंटेटिव है तो उसके अंदर आप, सॉरी, अगर वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसके अंदर आप देखें, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर आएगा, आप देखें प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर आना चाहिए आमतौर पर। क्योंकि अगर आप पहले प्रॉस को लिखते हैं और फिर कॉन्स को लिखते हैं, अब कॉन्स के बाद अगर आप देना चाहें कि ये जो इसके ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसके नुकसान हैं, इसको जो है वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड है, लड़की है, उसने भी दिया था और उसका इससे यही वाला पास था 2021 में। और उसने पहले प्रॉस डिस्कस किए, फिर कॉन्स दिया, उसके बाद उसने वे फॉरवर्ड दिया था उसके अंदर। ठीक है जी। हमारे पास कोई अराउंड 25-27 मिनट्स हैं, तो आप लोग बताएं कोई सवाल वगैरह हैं या कोई और चीज़ डिस्कस करनी है तो वो हम कर लेते हैं। अच्छा जी। सर इस ऐसे की लेंथ अराउंड अबाउट शो हो रही है, इतना वेरी लेंथी एज यू सेड दैट कैलकुलेटेड शॉर्ट हो सकती है। आप देखें ये 27 वर्ड्स शो हो रही है, मैंने आपसे ये कहा था कि इसके अंदर जो आउटलाइन होती है ना वो वर्ड काउंट में शामिल नहीं होती। ठीक है ना। जो आपके ऐसे की लेंथ मेजर होती है ना वो पैराग्राफ्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी है, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट करते हैं 200 वर्ड्स है, 200 वर्ड्स के आपके जो है वो इंट्रोडक्शन है। और अब फिर चलते हैं, आपने 15 पैराग्राफ दिए, 15 में से जो है वो अगर हम फर्स्ट करते हैं आपका जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ क्या है, 100 वर्ड्स है, तो 1500 वर्ड वो 200 1700 वर्ड और 100 वर्ड का आपका जो है वो कंक्लूजन है 1800 वर्ड। तो आपने बेसिकली जब ऐसे की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आउटलाइन को उसके अंदर आपने शामिल नहीं करना उसके अंदर। ठीक है सोहेल, हारिस, ठीक हो गया। सर आपने इंग्लिश को पास करने की ये तकनीक, हाँ ये बतानी है सर जी। अच्छा बिल्कुल मुश्किल आ रही है। अब चलते हैं लास्ट वाले इस पे स्लाइड के ऊपर। अब ये है कि शुड यू अटेम्प्ट एन आर्गुमेंटेटिव एसे और नॉट। ठीक है ना। देखें अगर बिग यस इफ यू कैन हैंडल इट, सबसे बेसिक चीज कि अगर आप क्लियरली पहचान कर लेते हैं आर्गुमेंटेटिव एसे में और आप बड़ी उसे प्रिसाइजली और एक्यूरेटली आपको पता चलता है कि ये वाला आर्गुमेंटेटिव एसे है और इसके अंदर एंटी आर्गुमेंट आएगा या नहीं आएगा, तब आप उसको उठाएं। हाई चांस ऑफ सक्सेस एज वेल एज फेलियर। अब देखें जो आर्गुमेंटेटिव एसे होता है ना उस पे अगर कोई बंदा हाथ डालता है तो जो एग्जामिनर है वो ये समझता है कि इसने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिससे कोई मीम बनी हुई है। ठीक है ना। तो अब अगर अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो एग्जामिनर की आपसे जो उम्मीद है बड़ी हो जाती है, और अगर आप उसकी उम्मीद पे पूरा उतरते हैं तो आपको जो है वो अच्छे नंबर देगा, और अगर आप उसकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते तो फिर आपको फेल कर देगा। इसीलिए जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसके अंदर स्कोर अगर आपका ठीक ऐसे ठीक है तो बड़ा अच्छा आता है, 50+ आपका स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर गलती कर दी है तो फिर आप जो है 20 25 30 पे गिर जाएंगे आप। उसके बाद एनी स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात इफ हैंडल्ड केयरफुली यू वुड स्कोर मोर देन एवरेज स्कोर। आमतौर पर जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है उसके अंदर स्कोर अच्छा आता है, मोर देन एवरेज। डिस्क्रिप्टिव ऐसे के निस्बत इसके अंदर स्कोर अच्छा होता है जी, हमेशा हाई स्कोरिंग होता है। उसके बाद हाँ, अब ये है कि अगर आप जैसे कल कासिम ने कहा था कि सर हमें इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। देखें आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना, अपने ऑप्शंस कम नहीं करने हैं, बल्कि अपने ऑप्शंस बढ़ाने होते हैं। अब हो सकता है कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए जो आपने तैयारी ना किया, कोई ऐसे टॉपिक पे आ जाए, उसके बरस आर्गुमेंटेटिव ऐसे कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके पास फैक्ट्स भी हैं, रिसर्च भी की हुई है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको हैंडल करना नहीं सीखा हुआ, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसकी वैल्यूएशन नहीं कराई, तो फिर आप गलती कर जाएंगे। तो दैट मीन्स कि आपको दोनों ऐसे बिल्कुल जो है वो साथ साथ चलाने हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी सीखना है और आर्गुमेंटेटिव भी सीखना है। और इसमें आप कैसे अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, वैल्यूएशन के जरिए। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, वैल्यूएशन करवा लेंगे, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपकी हैंडलिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद टॉपिक जो भी आएगा तो आपको इश्यू नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसको चूज करना है या नहीं करना। अगर आप करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना है आपने इसको, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसको ना करें। अच्छा जी। सर शॉर्ट ऐसे प्लीज बताइए। मैं अभी ना इसको जो है वो ऑफ कर लूँ रिकॉर्डिंग।